बहादुर, बचाओ मुझे, बचाओ। राय बहादुर के पिता आग में झुलसते दर्द में चीख चीख कर राय बहादुर को पुकारे जा रहे थे, मगर राय बहादुर चुपचाप स्तब्ध खड़े रहे, आंखों में आंसू भरे। अपने पिता को आखिरी बार देख राय बहादुर उन्हें घर में अकेले तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ घर से बाहर निकल आए। उस बूढ़े पिता का दर्द और चीख सुन योगी अमृत की आंखों से भी काले आंसुओं की धार निकल आई। उन्हें लगा शायद यही समय का वो छोर है जहां उन आत्माओं ने राय बहादुर के मन को दर्द, ग्लानि और पीड़ा के बवंडर में घेर रखा है। पर राय बहादुर ने अपने ही पिता को ऐसे क्यों जला दिया था, ये समझना योगी अमृत के लिए भी मुश्किल था। मगर तभी राय बहादुर का विचार चक्र फिर घूमा और बीती यादों के दृश्य एक के बाद एक सटासट योगी अमृत के सामने आने लगे। कोई घना भयानक जंगल जिसमें रोते हुए नन्हे राय बहादुर को कोई लाल कपड़े में लपेटे भागे जा रहा है। एक औरत जो माथे पर सिंदूर का बड़ा सा टीका लगाए खेलते नन्हे राय बहादुर को दूर से देख रही है। एक गहरी गुफा जिसमें से अजीब और डरावनी चीखें आ रही हैं। सिपाही की वेशभूषा में राय बहादुर का अपने राजा नरेंद्र सिंह के सामने झुकना, एक भीषण युद्ध, गले को रेतती एक शाही तलवार जो राजा नरेंद्र सिंह के गले के चीरती हुई किसी नारंगी अंगूछे पर पहुंची जा रही है। राजा के सिंहासन पर बैठे राय बहादुर और फिर एक विचार चक्र योगी अमृत को उस शाम की ओर ले गया जहां राजा की वेशभूषा में एक उपवन में बैठे राय बहादुर अपनी रानी की आंखों में खोते जा रहे थे। लेकिन रानी का ये वही चेहरा था जिसे श्रावणी में देख राय बहादुर बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए छत से कूद पड़े थे। वही सुंदर नैन नक्श, भूरी आंखें, लाल साड़ी, उजला किसी सांचे में ढला शरीर और सिर पर सजा ये ताज। ये तो वही ताज है जो उस नवयुवती ने पहन रखा था जो राय बहादुर को तलवारबाजी का अभ्यास करते पेड़ की ओंठ से देख रही थी। क्या वो युवती ही राय बहादुर की रानी है? योगी अमृत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं राय बहादुर और उनकी खूबसूरत रानी प्रेम पंछियों से पूरी दुनिया को भूलकर प्यार की किसी डाल पर बैठे एक दूसरे में खोते जा रहे थे। राय बहादुर की जिद्दी आंखें झूले के दूसरे सिरे पर बैठी रानी के थरथराते गुलाबी होठों को नजरों से ही चूम रही थीं। रानी के खुले काले लंबे केश हवा में उड़कर रह रहकर राय बहादुर के चेहरे पर फैल उनसे छेड़खानियां कर रहे थे। रानी की भूरी आंखें राय बहादुर के गठीले वज्र से ताकतवर शरीर पर भावों से मंडरा रही थीं। तो वहीं राय बहादुर फूल से खिले रानी के सुंदर चेहरे को एकटक देखे जा रहे थे। पर तभी अचानक आसमान में काले भयानक बादल उमड़ आए। आकाश में बिजली कौंध उठी और पूरे राज्य में जल रही मशालें अपने आप एक के बाद एक बुझने लगीं। राय बहादुर और रानी का ध्यान टूटा। आसमान से झड़कती बिजलियां जैसे अब धरती पर क्रोधित हो राय बहादुर के राज्य भावनगर पर बरसने लगीं। कड़कती भयानक बिजली के पर्वत पर गिरते ही पर्वत किसी रेत के टीले सा बिखर कर जमीन पर गिर पड़ा। राय बहादुर ये सब देख हैरान थे। वो कुछ सोच भी पाते उससे पहले ही कड़कती बिजलियों का एक समूह विद्युत की गति से आसमान से निकलकर ठीक राय बहादुर और रानी के बीच जमीन पर आ फट पड़ा। जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा करती ये तीव्र बिजली इतनी ताकतवर थी कि कुछ पल के लिए इतना उजाला हुआ कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। राय बहादुर की आंखों के सामने भी ठीक वैसा ही उजाला छा गया जैसा श्रावणी के सामने छाया था। बिजली के विस्फोट से उनके कान सुन्न हो गए। पल भर के लिए सब कुछ शांत हो गया और अगले ही पल फिर लोगों की चीखों और रोने की आवाज से राय बहादुर के कान खुल गए। बिजलियां फनफनाती हुई हर ओर बरस रही थीं। घायल राय बहादुर ने
जैसे तैसे खुद को उठाते हुए घने धुंध के बीच अपनी रानी को ढूंढते हुए पुकारा। मेरी रानी, आप ठीक है? कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ तेज, मेरा पैर यहाँ इस मलबे के नीचे फंस गया है। रानी ये बोल ही रही थी कि तभी अचानक जाने कहाँ से एक भयानक बवंडर तेज गति से अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता हुआ रानी की ओर बढ़ने लगा। बवंडर की ऊंची काली लहरें आसमान को छू रही थीं और सामने आने वाली हर चीज को खुद में निगल वो तेज गति से आगे बढ़ने लगा। रानी अपना पैर उस मलबे से निकाल खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, तो वहीं जमीन से उठ रहे घने धुएं के कारण राय बहादुर को कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख पा रहा था। रानी, आप कहाँ हैं? बवंडर अब किसी भी पल रानी को अपने अंदर निकलने वाला था। रानी रुंधी आवाज ले चीखी, बचाओ बचाओ तेज, मुझे बचाओ। ठीक वही आवाज, वही शब्द जो श्रावणी ने कहे थे। बवंडर रानी के अब बिल्कुल करीब था। अचानक आए इतने विकराल बवंडर को देख राय बहादुर भी हैरान थे। इससे पहले कि वो दौड़कर गड्ढा पार करते और अपनी रानी को बचा पाते, बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही उस बवंडर ने रानी को अपनी चपेट में ले लिया और अपने ही साथ हवा में उड़ाकर अब वो रानी को कहीं दूर ले जाने लगा। रानी का पूरा शरीर हवा में झूल रहा था। तेज, बचाओ तेज, दमयंती! अपनी रानी को यूं मौत के मुंह में देख राय बहादुर डर से सिहर उठे। वो बवंडर के पीछे भागे, पर जैसे किसी ने अचानक उनके पैरों को जमीन में ही जकड़ लिया हो, राय बहादुर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वहीं रानी दमयंती उस तूफान के साथ खींची चली जा रही थी। राय बहादुर की आंखों के सामने उनकी रानी उनकी नजरों से बहुत दूर होते जा रही थी। लेकिन तभी उस बवंडर से अचानक अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। चल! ऐसी भयानक आवाजें सुनकर राय बहादुर हैरान रह गए। ये आवाजें किसी और की नहीं, बवंडर में बैठे प्रेतों की थीं। भयानक आवाज करते प्रेत हवा में उड़ती दमयंती को अपने अंदर निगलने लगे। दमयंती का सारा शरीर हवा के तेज प्रवाहों के बीच झूलता हुआ कहीं गायब होने लगा। हृदय को कंपित कर देने वाले अजीब और डरावने चेहरे बवंडर पर उभरने लगे। नरमुंड, कंकाल, हवा में झूलते कटे फटे विक्षिप्त हाथ पैर, खून, बिखरी टूटी उंगलियां एक के बाद एक बवंडर पर उभरने लगे। इतना भयावह नजारा, जैसे चक्की के बीच गेहूं पीस कर बिखर रहा हो। जैसे इंसान, पशु पक्षी, गाय बैल, घर बवंडर की चपेट में आकर पिस रहे थे। तभी रहस्यमयी तरीके से हवा में झूलता हुआ बवंडर के बिल्कुल बीचों बीच डर से चीखती दमयंती को बालों से पकड़कर घसीटता वो था वहां, आग से झुलसते अपने भद्दे और डरावने चेहरे को हवा में दाएं बाएं झुलाता, अपनी कुटिल काली आंखों से राय बहादुर को देख पागलों की तरह नाचता, जोर जोर से हंसता हुआ काली चमकीली चादर में लिपटा वो था वहां। लंबा पतला शरीर, बड़े नुकीले नाखून, काले होंठ, सफेद चमड़ी, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून सोख लिया हो। उसे देखते ही राय बहादुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राय बहादुर ने पूरी ताकत से अपने पैरों को जमीन की पकड़ से छुड़ाना चाहा, हाँ, पर उनके पैर टस से मस नहीं हुए। बवंडर अपने ही वेग से दक्षिण के जंगलों में अब बहुत दूर जा चुका था। अवाक हो राय बहादुर आंखों में आंसू भरे, गुस्से से लाल हो विलाप करते हुए चीखे। उनकी रानी शायद अब हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी। पल भर में भावनगर बर्बाद हो गया।
तूफान ने रानी के साथ साथ भावनगर के 90 से भी अधिक लोगों को अपनी चपेट में निगल लिया था। पशु पक्षी, घर परिवार, खेत सब उजड़ गए थे। हर तरफ रोने और चीख की आवाज से पूरे राज्य में मातम पसर गया था और राय बहादुर अपने घुटनों पर बैठे लाचार बवंडर को ओझल होते असहाय देख रहे थे। आसमान से राय बहादुर पर ठीक वैसे ही बारिश की बूंदें बरसने लगी जैसी आज बरस रही थी। ये सब देख रहे योगी अमृत का शरीर जमीन पर ही गिरा हुआ सिहर कर कांपने लगा, जिसे देख भानु और चंदन लाल के माथे की शिकन और भी गहरा गई। पर तभी अपनी यादों से झुलसे राय बहादुर गुस्से में चीख के खड़े उठे। पूरा भयनगर अब तक चंदन लाल की हवेली पर जमा हो चुका था। राय बहादुर की चीख से हर कोई डर के मारे कांपने लगा। असीम ऊर्जा से राय बहादुर के पूरे शरीर में बिजली कौंध उठी। उनकी काली आंखें सुनहरी हो अंगारे की तरह चमकने लगीं। राय बहादुर के चीखते ही हवेली की खिड़कियों से सारे शीशे तिड़क कर जमीन पर गिरने लगे। धरती डोल उठी और आसमान में उमड़ते काले बादल और जोर से फट पड़े। गरजते बादलों की ओर देखकर राय बहादुर फिर चिल्लाए तो वहीं सबको हैरान करती आसमान से भी अब प्रेत आत्माओं की गुस्से में तप रही चीखें सुनाई देने लगीं। योगी अमृत भी अब राय बहादुर की यादों की टूटी मगर भयानक श्रृंखला को देख अब कुछ होश में आने लगे थे। मगर तभी ठीक उसी भयावह बवंडर की तरह भयानक अजीब चेहरे काले बादलों पर उभरने लगे। ऊर्जा से शरीर में उठती विद्युत तरंगों से बादलों पर वार करते राय बहादुर आसमान की तरफ देख जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। मुंडम द्रघित स्फुरित स्फुटित लम लम विकराल होम। आसमान से होती बारिश के वेग के साथ साथ अब प्रेत आत्माओं की आवाजें भी तीव्र हो उठी। जैसे जैसे राय बहादुर मंत्र पढ़ते वैसे वैसे कड़कती बिजलियों की रोशनी से काले बादल छंटने लगे। कमजोर पड़ती आत्माओं ने अब आसमान से काली शक्तियों से लैस धुएं से बने खूंखार पक्षी जमीन पर बरसाना शुरू कर दिए। खून के प्यासे वो सभी पक्षी चीखते हुए राय बहादुर के ऊपर टूट पड़े। 3 आंखों और 10-10 नुकीले पंजों वाले उन बड़े बड़े भयानक पक्षियों को देख गांव वालों का कलेजा फट पड़ा। हवा में यहाँ वहाँ उड़ते पक्षियों ने भयनगर के लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। चांडाल आत्माओं का ऐसा विभत्स रूप आज तक उनमें से किसी ने नहीं देखा था। न ही उन आत्माओं से लोहा लेने वाला ऐसा वीर राय बहादुर देखा था। सभी पीछे हट जाओ, राय बहादुर ने गरजते हुए कहा। योगी अमृत को सहारा देते हुए चंदन लाल बाकी सभी को लेता हुआ हवेली की ओर तुरंत भागा। सबके पीछे होते ही राय बहादुर ने अपने हाथों से बिजली का एक घेरा छोड़ते हुए सबके आसपास एक कवच बना दिया, जिसको भेदने की कोशिश करते ही काले धुएं से बने वो सभी खूंखार पक्षी वहीं भस्म होने लगे। राय बहादुर ने अब विशेष मंत्रों को पढ़ते हुए आसमान पर वार करना शुरू कर दिया और कुछ ही पल में सारे काले बादल छट पड़े। आत्माओं की आवाजें शांत होते होते समाप्त होने लगीं। राय बहादुर का ये रूप देख गांव वालों में फुसफुसाहट बढ़ने लगी, पर डर के मारे राय बहादुर के सामने कोई कुछ भी नहीं बोला। आत्माओं के छटते ही राय बहादुर ने आसपास किसी को ढूंढते हुए परेशान होकर पूछा, श्रावणी कहाँ है? उससे वो आत्माएं यहाँ से उड़ाकर कहीं ले गई हैं राय बहादुर जी। चंदन लाल योगी अमृत को सहारा देते हुए आगे आए। ये सुनते ही गुस्से से राय बहादुर की सांसें तेज हो चलीं। श्रावणी के उस बाली को उतारते ही इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कहाँ ले गई वो आत्माएं श्रावणी को? योगी अमृत, मैं उसे लेकर आऊंगा, राय बहादुर ने पूछा। योगी अमृत ने अब शक भरी निगाहों से राय बहादुर की ओर देखा। मुझे क्षमा करना राय बहादुर, पर आपकी ये आंखों का रंग, आपके मन पर उन आत्माओं का काबू करना, मैंने देखा
आपके ऊपर वो काली चादर में लिपटा प्रेत, आप भी जानते हैं ये सब सिर्फ उन आत्माओं का किया धरा नहीं है। ये सब एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अभी उन सब बातों का समय नहीं है योगी अमृत, हमें इस वक्त श्रावणी के पास पहुंचना है, राय बहादुर ने टोकते हुए कहा। इस गांव के दक्षिण में एक जंगल है, काले जादू से बना जंगल, योगी अमृत ने कहा। उन काली शक्तियों की मर्जी के बगैर वहां कोई भी आ जा नहीं सकता। आप तो जानते ही हैं, वो बवंडर आखिर वहीं तो जाकर गायब हो गया था। योगी अमृत ने ताना कसा, जिसे नजरअंदाज करते हुए राय बहादुर दक्षिण की ओर मुड़े। रुकिए, योगी अमृत ने रोका। आपने बेशक बहुत कुछ छुपाया है अब तक, मगर मैं आपको सब बताऊंगा। ये सुनते ही राय बहादुर कुछ असहज हो उठे। एक शुद्ध आत्मा ब्रह्म मुहूर्त के पहले चरण में ही वहां जा सकती है राय बहादुर, योगी अमृत बोले। पर अगर पहले चरण के खत्म होने से पहले वो वहां से नहीं निकली तो वो काली शक्तियां। योगी अमृत घबराए। राय बहादुर के करीब आते हुए अब योगी अमृत ने कहा, मुझे आपकी शक्तियों पर शक नहीं है, मगर उस शैतानी जगह पर जाते ही अच्छी शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। ध्यान रखिए, ये इतना भी आसान नहीं। अजीब और डरावनी भूल भुलैया है वो जंगल। एक ही चरण में श्रावणी को ढूंढना और वापस लाना। राय बहादुर, मैं डरता नहीं हूँ, बस चिंतित हूँ इस गांव के भविष्य के लिए। और अगर मैं ठीक ठीक सोच पा रहा हूँ तो बात अब सिर्फ इस गांव की नहीं है। इशारों में योगी अमृत ने किसी बात की ओर संकेत करते हुए कहा। भरोसा रखिए मुझ पर। योगी अमृत के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए राय बहादुर बोले, मैं वचन देता हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। ये कहते हुए हवा की गति से राय बहादुर पलक झपकते ही दक्षिण की ओर भागते हुए कहीं गायब हो गए। राय बहादुर के विशाल विचार चक्र की यात्रा से कमजोर हुए योगी अमृत ने इतिहास के जिन पन्नों को आज देखा था, उससे हैरान और परेशान वो एक गहरी सोच में डूब गए। वहीं इतना सब देखने के बाद गांव वाले सकते में थे। सब मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द श्रावणी का पता चल जाए। अब उनकी उम्मीद का बस एक ही सहारा था, राय बहादुर के कहे वो शब्द, भरोसा रखिए मुझ पर, मैं वचन देता हूँ कुछ भी गलत नहीं होगा। इधर बिजली गिरने से जंगल के कई पेड़ों में आग लग गई थी। बिजली गिरने से फैली रोशनी अब छंटने लगी थी। श्रावणी और केशव ने धीमे धीमे अपनी आंखें खोलीं। ब्रह्म मुहूर्त दहलीज पर था, मगर जैसे ही केशव की आंखें खुलीं, डर से उसका कलेजा कांप उठा। श्रावणी के कान में वो बाली अब नहीं थी। क्या होगा अब? क्या राय बहादुर श्रावणी को इतने कम समय में ढूंढकर लाने में कामयाब होंगे? क्या है राय बहादुर की कहानी? कौन था वो काले कपड़ों वाला प्रेत? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर।